नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़ातिन हज़रात, गुज़श्ता 15 दिनों से जिस तेज़ी के साथ पाकिस्तान के हालात बदल रहे हैं और पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट और अवाम की एक गुत्थम गुत्था वाली जंग करीब से करीब होती चली जा रही है, मुझे अहमद नदीम कासमी की एक गज़ल याद आ रही है। उन्होंने इन हालात के बारे में बहुत खूबसूरत अशार कहे हैं, लेकिन ये गज़ल शायद हमारी नुमाइंदगी करती है और उसके 2 अशार आपके सामने पेश करता हूँ कि अब तो शहरों से ख़बर आती है दीवानों की, कोई पहचान ही बाकी नहीं वीरानों की। और जो खूबसूरत शेर है कि सुबह होते ही निकल आते हैं बाज़ार में लोग, गठरियाँ सर पे उठाए हुए ईमानों की। ये यूँ लगता है कि जैसे बाज़ार के अंदर लोगों का ईमान ख़रीदने वालों की मंडी लगी हुई है और हर दुकान के ऊपर लोग अपना अपना हुनर लेकर आते हैं कि हम ये हुनर बेचने को तैयार हैं, हमें ख़रीदने वाला तो कोई बने। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद की सूरत हाल यकीनन ऐसी है और अब तो ईमान ख़रीदने के लिए भी आपको ज़बरदस्ती करना पड़ती है और ये बहुत बड़ी तब्दीली है पाकिस्तान के माशरे के अंदर। एक ज़माने में घर बैठे होते थे, बड़े बड़े फाटक होते थे, उन फाटकों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सियासतदान अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर आते थे और अपना ईमान बेच कर चले जाते थे। कोई एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट होता था, कोई दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में शिफ्ट होता था। फिर फाटकों के पीछे बैठने वालों ने फ़ोन करना शुरू कर दिए कि तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि तुम फ़लाँ पार्टी में शामिल हो जाओ। तो ईमान बेचने वाला कहता था कि मैं क्या करूं, मैं तो उस पार्टी के अंदर मैंने इतने साल गुजारे हैं। तो उसके सामने उसके आमाल गिना दिए जाते थे, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, और वो बेचारा अपनी बदनामियों की खिफ़्फ़त छुपाए दूसरी पार्टी में शामिल हो जाया करता था। लेकिन 8 फरवरी के बाद हुआ ये कि अब लोगों का ईमान ख़रीदना भी कोई इतना आसान नहीं रह गया। उसके लिए आपको पूरे का पूरा इंतखाबी धंधा जो था उसको उलटना पड़ा और 7 बजे रात से बाद से लेके 2-3 दिन तक फॉर्म 47 जो हैं वो बनाने पड़े और फॉर्म 45 जो हैं उनके अंदर तब्दीलियां करना पड़ी। उसके बावजूद भी जो इस वक्त की जंग है वो जंग उन 41 और 39 2 मुख्तलिफ MNAs की है कि जिनके बारे में उनको कहा गया था कि तुम इतने सख्त चने हो कि तुम हमारी धौंस और धांधली से भी किसी तरह पर बाज नहीं आए, तो अब हम तुम्हें ऐसे जाने तो देंगे, लेकिन हम तुम्हारे बाकी तमाम तर जैसे एजाज़ात हैं, जिसमें सीटें हैं, जिनमें पर्क्स हैं, जिनमें आज़ादाना ज़िंदगी गुजारा, सब तुमसे छीन लेंगे, तुम असेंबली में बोलने नहीं देंगे, बाकी तमाम ये सब काम चल रहा था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद असल सूरत हाल ये है कि जो 12 जुलाई को फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, और जिस सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब ये 41 और 39 तो वो हैं जो PTI के पक्के लोग हैं और जिनको तो तुम फ़ौरन ऐलान कर दो कि तुम जो है ये PTI के मेंबरान है और PTI एज अ पार्टी सलामत है। और दूसरा ये 41 जिनको 15 दिन की मोहलत दी गई थी कि 15 दिन के अंदर वो अपना एक एफिडेविट जमा कराएं। जंग तेज़ हो गई है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी और आलमी इस्टेब्लिशमेंट यानी अमेरिका की जंग भी तेज़ हो चुकी है। इस वक्त तक ज़्यादा से ज़्यादा 112 दिन हैं। 112 दिन यानी 5 नवंबर 2024 को जिस दिन अमेरिका के इलेक्शन मुकम्मल होंगे, तो इस बात में अब किसी को कोई शक नहीं रह गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जीत कर अमेरिका की सदारत की सेज पर जनवरी की 20 को आकर विराजमान हो जाएंगे। 5 नवंबर से लेकर जनवरी तक जो बाइडेन के बारे में कहा जाता है कि वो लेम डक हो जाते हैं, यानी एक लंगड़ी बतख जो ना तैर सकती है ना चल सकती है, बस बैठ जाते हैं, फैसले नहीं कर पाते। दूसरा है कि 25 अक्टूबर 2024 तक जब 101 दिन जो हैं वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के रह जाएंगे। अब इन 101 दिनों को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और 5 नवंबर 2024 को अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पे एक ही अंदाज के अंदर ठीक वो उसको
जैसे हैं अपना सिखा रहे हैं, जो कबूतर कौवा चला हंस की चाल वाली बात है। हमने भी तो ये सब कुछ उन्हीं से सीखा है। वैसे ही हमने हुकूमत खाने कायम किए हैं, वैसे ही हमने मिसिंग पर्सनस के रास्ते इख्तियार किए हैं, वैसे ही हमने स्कूल ऑफ अमेरिकाज के अंदर वो टॉर्चर्स के मैनुअल्स पढ़े हुए हैं। इसलिए हमने वही से सीखा था, और वो ज़रा हमसे ज़्यादा होशियार थे। वो बड़ी देर के बाद उनको ट्रंप पर गोली चलाने की ज़रूरत पड़ी। वो 14 जुलाई 2024 को गोली, मेरे सामने इस वक्त अखबार पड़े हुए हैं, बड़े हैरान कौन, बिल्कुल वैसी ही खबरें हैं जैसी हमारे यहाँ खबरें होती हैं। और आप कहें कि इसमें सब स्टैक ऑथर्स हु क्लेम असैसिनेशन अटेम्प्ट स्टेज, कहते हैं ड्रामा। आपको याद होगा कि जब 3 नवंबर 2022 को इमरान खान साहब के ऊपर फायरिंग हुई थी वज़ीराबाद के अंदर, और वज़ीराबाद की फायरिंग जिस दिन गुलाम महमूद डोगर CCPO की इंक्वायरी सामने आ गई, उस दिन ये खुलकर सामने आ जाएगा कि कौन गोलियां चलाने वाले था, किसको गोली चलाई गई थी, किन किन छतों पर से गोलियां चलाई गई थी, कितने खोल बरामद हुए थे। और वो जो नीचे आदमी खड़ा था जिसने इमरान खान को बिलाकर फायर करना था, अगर कोई और बच जाता तो उसको फायर करने वाली एक और गोली थी वो लगी थी, जो उसके लिए आई थी, जिसको बेचारा दूसरे बंदे ने धक्का जब दिया उसकी बंदूक देख के तो वो मारा गया और वो बच गया, जिसको उन्होंने मुद्दतों इन्वेस्टिगेट किया। लेकिन बकौल गुलाम महमूद डोगर के वो कुछ नहीं बोलता था। इतना पक्का ट्रेंड किया गया शख्स था कि उस शिद्दत की सख्ती जो पुलिस वालों की होती है बर्दाश्त करने के बाद भी उसने कोई राज जो है वो नहीं निकाला। चीफ मिनिस्टर परवेज लाई PTI का चीफ मिनिस्टर था, लेकिन इमरान खान की FIR दर्ज नहीं हो सकी। लेकिन फ़र्क ये है कि कू अटैम्प्ट जो है उसकी जो अटैम्प्ट जो है उसकी जो अपना असैसिनेशन अटैम्प्ट जो है इसकी ट्रंप की, उसके जो है FIR भी दर्ज हो गई है, इन्वेस्टिगेशन भी, लेकिन कहानियाँ चल रही हैं बहुत ज़्यादा। इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ये जो कोई कहानी आ रही है कि जी गोली तो लेफ़्ट हैंड पे लगी थी और उन्होंने राइट हैंड निकाला है, और इस तरह के काफ़ी सारी चीज़ें। उसके ऊपर जो एक मैं इस वक्त आर्टिकल बहुत ज़्यादा उसमें जवाब का दिया है, उसने कहा है कि द कमेंटेटर्स मस्ट प्रेजेंट परसुएसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट किल्ड कोरी कॉम्पटोड। वो जो एक बंदा था वहाँ का, उसको किसने कत्ल किया, और डेविड डच 57 ऑफ द न्यू किंगस्टन पेंसिल्वेनिया, और जेम्स कॉपनहेवर 74 ऑफ मून टाउनशिप, ये जख्मी कैसे हो गए। फिर वो तस्वीरें बड़ी कमाल की हैं कि तस्वीरों में वो शख्स जो है वो लेटा हुआ है और फायर करने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही दूसरी जगह से शूटर जो है, जो कि पुलिस का शूटर है, वो ऐसे तैयार बैठा है कि अभी ये गोली चलाए और मैं इसके ऊपर आके इसको मार दूं। ये बिल्कुल लियाकत अली खान वाला सीन है जो कि हो रहा था। डोनाल्ड ट्रंप को अगर इमरान खान के साथ आप मुआवजा करें तो एग्जैक्टली एक ही तरह की सूरत हाल का सामना है। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप भी उन लोगों में से था कि जिन लोगों ने ना कभी सेनेटर रहे, ना कभी गवर्नर रहे, ना कभी कोई सरकारी ओहदा लिया, और फिर अचानक वो जैसे वो अमेरिका के हेल्म ऑफ अफेयर पे बैठ गए। और जब वो बैठ गए तो उसने देखा कि अमेरिका की पूरी इकोनॉमी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के गिर्द घूमती है, और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ये है कि असला बेचना चाहिए। तो इसके लिए वो पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका को एक वॉर थिएटर चाहिए होता है कि जिस जगह पे कुछ जंग होती रहे, बेशक वियतनाम में होती रहे, बेशक कोरिया में होती रहे, अफगानिस्तान में होती रहे, इराक में होती रहे, ताकि वो वहाँ से उन लोगों के जो थे वो अपना सारे के सारे असला जो है वो बिकता रहे। ऐसी सूरत हाल के अंदर ट्रंप ने देखा और उसने एक फ़िक्रा बोला कि वाइज नेशंस डू नॉट एंटर इनटू अनएंडिंग वॉर्स, कि जो अक्ल और बालिग और कक्लमंद कौमें होती हैं वो कभी भी ऐसी जंग में हिस्सा ही नहीं लेती जिसका कोई खात्मा ना हो सके। और उसने देखा कि पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर $3 ट्रिलियन जो हैं उसके अखराजात हुए हैं, और $3 ट्रिलियन के बदले में जो पैसा खर्च हुआ है, जो उसका हिसाब लगाया गया, तो तकरीबन $2.5 ट्रिलियन जो थे वो अमेरिका की 5 असलासाज कंपनियों ने लिए, और ये $3 ट्रिलियन अमेरिकन अवाम ने पे किए। और ये वो अवाम हैं कि जिन्होंने हर रोज़ 22 वेटरन जो जंग से आते थे उन्होंने ख़ुदकुशी की,
4.5 लाख के करीब लोग थे जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम का शिकार हुए और पागल खानों में घूम रहे हैं, क्योंकि वो जंग से वापसी के बाद अजीब किस्म के पागलपन का शिकार हो गए। उस ट्रामा को देख के उनकी कोई बीवी का शौहर था, तो शौहर ने बीवी ने शौहर को घर से निकाल दिया, भाई बहनों ने कहा हम तुम्हें नहीं पाल सकते, बेटों को माँ ने घर से निकाल दिया, बाप को बेटों ने घर से निकाल दिया, और वो जाके उस केयर के अंदर चले गए जो कि स्टेट केयर थी, जिसमें 6.5 अरब डॉलर जो थे वो तकरीबन जो थे वो खर्च होने लगे। बाद लोग उसको कहते हैं कि 56 बिलियन के करीब तक अब आखिर में खर्चा पहुंच गया था। मैं खुद उन दिनों में अमेरिका में था, तो अमेरिका में मैंने जो स्टेशन है उसका न्यूयॉर्क का पेन स्टेशन जो है, उसके ऊपर एक शख्स को देखा, वो एक बहुत बड़ा सब उसने वो लगाया हुआ था, और उसके साथ साथ वो जो क्या कहते हैं फ्लैप सा लगाया हुआ था, और क्या आई एम वेटरन ऑफ अफगानिस्तान वॉर एक रखा, मेरी कुछ मदद करो। वो टांग से मातूर था। तो मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ तस्वीर खिंचवा सकता हूँ? तो उसने कहा मैं $10 लूँगा। मैंने कहा $10 ले लो, मैं तुम्हारी तस्वीर खिंचवाना चाहता हूँ। और वो खुशी उसने तस्वीर खिंचवाई और $10 मुझसे ले लिए। इस इस्टेब्लिशमेंट को ट्रंप ने शिकस्त दी थी। ट्रंप वॉज अ नॉन ट्रेडिशनल पर्सन, आशना नहीं था इंसान। वो कहते इसको पता ही नहीं। देखें हेली क्लिंटन उसके मुकाबले पे खड़ी हुई है, और हेली क्लिंटन ने कहा है, उसका जो फेमस आर्टिकल है वेयर वी आर गोइंग टू स्पेंड आवर नेक्स्ट 10 ईयर, उसका ओपनिंग सेंटेंस था द पीपल हु बिलीव दैट द स्ट्रेंथ ऑफ अमेरिका लाइज इनसाइड अमेरिका आर फूल्स। जो लोग समझते हैं कि अमेरिका की स्ट्रेंथ यानी कुव्वत अमेरिका के अंदर है, वो बेवकूफ़ हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अमेरिका लाइज आउटसाइड अमेरिका, और ये अमेरिका के बाहर है। और उसने ऐलान किया था कि हम कंटेनमेंट ऑफ चाइना का बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो ट्रंप जो था उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट उसके ख़िलाफ़ हुई, और वो सारे वैसे ही केसेस बनाए गए जैसे इमरान खान के बारे में बनाए जाते हैं। और उसने एक दिन खड़े बनाए गए थे, और उसने एक दिन खड़े कहा था आपका सबसे बड़ा मुजरिम जो था एल कैपून है, शिकागो के अंदर उसकी कब्र है, बहुत सेलिब्रेटेड किस्म का वो बंदा था। तो उस एल कैपून पर भी उतने केसेस नहीं बने थे जितने मुझ पे केसेस बनाए गए थे। और आखिरी सूरत हाल ये थी कि उनके केसेस के मुकाबले में इस्टेब्लिशमेंट को हार मानना पड़ी, और सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई, और उसने कहा ट्रंप के बारे में केसेस जितने भी हैं वो जब तक वो इलेक्शन लड़ रहा है उससे केसेस से उसके ऊपर सज़ा नहीं हो सकती, और अगर वो केसेस से बच के प्रेसिडेंट आ जाता है इलेक्शन लड़के, तो प्रेसिडेंट तक उसको सजा नहीं हो सकती, प्रेसिडेंट के बाद देखे जाएंगे। उसके ऊपर वैसा ही केस है कि जैसे 9 मई का केस है, वो जो उसका है जिसमें वो कहता है कि वीडियो एविडेंस तो लेके आओ, मैं कहाँ पर हूँ, वो जो कैपिटल हिल पर चले गए इमरान खान की तरफ आ जाए। हमारे यहाँ मामला ये है कि हम कहते हैं नहीं इलेक्शन लड़ने ही नहीं दो उसको, इलेक्शन लड़ने से पहले इसको गायब, हमने गायब कर दिया 3 केसेस बना के इसको। अब सूरत हाल ये है कि इन 110 दिनों 101 दिन जो रह गए हैं उनमें 12 मई का अहम तरीन फैसला आ गया था। उस 12 मई के फैसले को अगर हूबहू पढ़ा जाए तो अगले तकरीबन 21 दिन जो हैं बहुत अहम हैं। 21 दिनों के अंदर 39 के करीब जो है मेंबरान ने, जो कौमी असम्बली जिनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उनमें से 39 जो है उन्होंने अपना जमा कराना, 41 उन्होंने जमा कराना है अपना एफिडेविट, जिनमें से सुना है कि 37 ने जमा करा दिया हुआ है। और ये क्योंकि उसके बारे में भी फिर ये लग गए थे, उनके जंग के हमारे साहबजादा साहब हैं सुल्तान बाहू फैमिली के, उनको अगवा कर लिया गया, किसी के बच्चों को उठा लिया गया, कुछ कर लिया गया। इन सब के बावजूद भी ये चीज़ें हारने लग गए। तो अब फिर हुआ ये है कि 2 काम शुरू हुए। अब ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली बातें शुरू हो गई। जैसे कल मैंने आपसे कहा था कि वो जो होता है ना कि अब तो शहरों से खबर आती है दीवानों की, अब तो पागल शहरों में नज़र आते हैं, बल्कि इमारात में नज़र आते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में नज़र आते हैं। कोई पहचान ही बाकी नहीं, कोई दीवाना हो जाता था तो बाहर चला जाता था, वीराने के अंदर घूमता फिरता रहता, वहीं लोगों से रिस्क दे देते। अब तो हमारे हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठ गए हैं। कल की सूरत हाल जो है ताज़ा जब हुई है वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब ने एक ख़त लिखा है, और जज़ीला असलम साहबा के ज़रिए उनका वही ख़त जिसके ऊपर मैंने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया, वो भी जज़ीला असलम से लिखवाया था, ये भी जज़ीला असलम से लिखा है। और उन्होंने कहा कि 19 तारीख को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसकी मीटिंग बुलाई जाए। और उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि 4 जजेस जो हैं जस्टिस रिटायर्ड जजेस, जस्टिस मशीर आलम रिटायर्ड ऑन 17 अगस्त 2021, जस्टिस मकबूल बाकर ये जो हैं ये रहे हैं उसमें चीफ मिनिस्टर रहे हैं
सिंध के, और इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के उस जो बाकी सूबों ने अपील की थी इन्होंने नहीं की थी। तीसरा है जस्टिस मज़हर आलम खान मियाँ खेल, रिटायर्ड ऑन 13 जुलाई 2022। ये मियाँ खेल जो हैं, मज़हर आलम मियाँ खेल, और ये जो थे मेरे ख्याल है ये हुदैबिया केस के अंदर उसके साथ थे जनाब काजी फ़ाइज़ा साहब के अंदर, जिसमें इन्होंने उसको बाकायदा खुली छूट दे दी थी कि बस ठीक है, ये तो लिमिटेशन एक्ट के अंदर केस है, बंद करो तुम लोग, क्या तो इतनी देर के बाद तुम उसमें आए हो अपना अपील करने के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस खोसा ने कहा था कि इस केस को स्टार्ट किया जाए क्योंकि ये मदर ऑफ ऑल केसेस, और जैसे सरदार तारक महमूद साहब वो हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की उसके अंदर बेंच के अंदर बैठकर कहा था ये क्या तुम आइन लेके फिरते हो, इंसानी हकूक, एक तो इन्होंने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, ये उसके नज़दीक इंसानी हकूक का कोई मसला ही नहीं था। तो ये 4 जजों के और लेके आ रहे हैं। अब आइन क्या कहता है? आइन कहता ये है, ये मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में 176 की जो बेसिक उनकी वो है कि आइन कहता है कि जज उस वक़्त रखे जा सकते हैं कि जिस वक़्त आप जो हैं ये बाकी चीज़ें जो आपको पूरी ना हो। अगर किसी वक्त अदालत इज़्मा के जजों का कोरम पूरा ना होने की वजह से 182 उस अदालत का कोई इजलास मुनक़िद करना या जारी रखना मुमकिन न रहे, या किसी दूसरी वजह से ज़रूरी हो कि अदालत इज़्मा के जजों की तादाद में आर्जी तौर पर इजाफा किया जाए, तो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जुडिशल काउंसिल की मशावरत से, जैसा कि आर्टिकल 75 अलफ की शिक 2 में फराहम किया गया है, ये सदर को मंजूरी करके के लिए भेजा ये 4। अब कहा गया कि जी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है, सब कुछ हो गया। अब ये क्यों कहा गया? इसकी एक बेसिक वजह यह है कि जो होता है ना, जो अब तो शहरों से खबर आती है दीवानों के अता ताड़र ने तकरीर करते हुए कहा है कि हम जो है 2 काम कर रहे हैं। एक तो हम रेफरेंस लेके आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए। अब इस बैन करने के लिए होता यह है कि आर्टिकल 17 के तहत जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि इसको बैन करने के लिए आपको, मैं कल भी शायद इसके ऊपर आपको सुना रहा था लेकिन आप मैं पहले बाकायदा सुना सकता हूँ, हर शहरी को जो मुलाजमत पाकिस्तान में ना हो, पाकिस्तान की हाकमियत आला सालमियत के मफाद में कानून के ज़रिए आयद करदा माकूल पाबंदियों के ताबे कोई सियासी जमात बनाने या उसका रुकन बनने का हक़ होगा। और मज़कूरा कानून में करार दिया गया है कि जबकि वफाकी हुकूमत ऐलान कर दे कि कोई सियासी जमात ऐसे तरीके पर बनाई गई या अमल कर रही हो जो पाकिस्तान की हाकमियत आला सवरेनिटी या सालमियत के मुज़र है, तो वफाकी हुकूमत मज़कूरा ऐलान से 15 दिन के अंदर अंदर मामला अदालत उस्मा के सुपुर्द करेगी, जिसका मज़कूरा हवाले पर फैसला कतई होगा। यानी उसके बाद पार्लियामेंट भी कुछ नहीं कर सकती अगर फैसला उसमें आ गया 15 दिन के अंदर। अब उन्होंने ऐलान करना है, शायद अगले 2-1 दिन के अंदर वो कर दें, और फिर 15 दिन के अंदर अंदर। और दौड़ बड़ी सख्त है। दौड़ ये है कि ये 15 दिन जो हैं ये जो पूरे हो रहे हैं तकरीबन उसके अंदर, ये मैंने अभी उसको कैलकुलेट किया हुआ था, वो जो 6 अगस्त को पूरे हो रहे हैं मेरा ख्याल है ये दिन जो हैं, तो 6 अगस्त से पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इनको पार्टी को बैन कर लिया। 6 अगस्त को हो रहा है तो उसके 15 दिन के अंदर वहाँ चाहे तो 15 दिन मिल जाएंगे तो पार्टी मौजूद नहीं होगी। अब ये है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या है? क्या 2 बंदे बनाए जा सकते हैं? 3 बंदों का बेंच? सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल 176 क्लियर है। अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट एक चीफ जस्टिस पर, जिसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहा जाएगा, और इतने दीगर जजों पर मुश्तमिल होगी जिसकी तादाद मजलिस शूरा या पार्लियामेंट के एक्ट के ज़रिए मुतय्यन करे या इस तरह तयन होने तक जो सदर मुकर्रर करे। अब 17 जजों की मंजूरी है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत, तो 17 जज पूरे हो चुके हैं, यानी 17 के सामने ये केस पेश होगा। अब ये उसकी तादाद बढ़ाने की एक भोंडी सी कोशिश की गई है कि 4 लोगों को साथ मिलाएंगे तो 21 हो जाएंगे, और फिर हम कहेंगे कि फ़लाँ को दबाओ, इसको ले लो, उसको, और लंबा तंबा केस करते रहो, जैसे तारीखें देते रहो, और उसके बाद PTI जो बैन रहे। लेकिन अगर इन 17 जजों में से काजी फ़ाइज़ साहब को छोड़ के जैसे पहले हुआ था बाकी जजों ने मिल लिया, तो उसके बाद होगा क्या? 16 बमुकाबला 5 हो जाएंगे। और लगता भी यही है, क्योंकि PTI को वैसे जमात डिक्लेयर करने के लिए 11 जज थे वो एक तरफ हो गए थे, और 2 जज वहाँ तो काजी फ़ाइज़ साहब भी थे, उन्होंने भी जस्टिस जमाल बंदोखेल के लिखे हुए फ़ैसले को बाकायदा दस्तखत किया था। और ये भी किसी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की पहली मिसाल है कि वो अपनी उस शिकस्त को तस्लीम न करते हुए उन्होंने अपना फ़ैसला नहीं लिखा। तो ये है वो सूरत हाल जो इस वक्त अगले 1-2 दिन के बाद खुलेगी, चूँकि मुहर्रम है, सैयदना इमाम हुसैन की शहादत के अलमिये के
दिन हैं। इस वक्त शायद कुछ लोग खामोश हों, लेकिन इन्हीं दिनों में ये इस हादसे में शुरू हो रही थी। लेकिन आखिर में जिस बात के ऊपर मैं यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से आपके सामने बात करना चाहता हूँ कि ये तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का मामला है। ये तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है कि जो कि इसके ख़िलाफ़ लड़ रही है, लेकिन इस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के गिर्द एक और घेरा भी तंग किया जा चुका है और वो उस घेरे से ये बच नहीं पाएंगे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा हालात के बारे में जो इस वक्त अमेरिका की कांग्रेस के अंदर 368 वर्सेस 7 का जो बिल आया है, और उस बिल के आने के साथ साथ ये जो वर्किंग ग्रुप ने इमरान खान की आर्बिट्रेरी पनिशमेंट के ऊपर गुफ्तगू की है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए और पाकिस्तान को जो टॉल ऑर्डर दिया गया है कि तुमने अफ़गानिस्तान से भी जंग लड़नी है और ईरान से भी जंग लड़नी है, और उसके साथ साथ कल जो कि बन्नू के कंटोनमेंट के अंदर सूरत हाल हुई है और केपी के अंदर बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त है, इसमें ये काम उनसे पूरा होता नज़र नहीं आता। एडवेंचर करने की ख्वाहिश बहुत है, लेकिन एडवेंचर करने की ताकत नहीं है। आज अगर मार्शल लगता है तो वो 4 लोग जो हैं, या कोई किसी किस्म की इमरजेंसी लगती है, लगाने की कोशिश की जाती है, तो किया तो वही जाएगा कि प्रेसिडेंट साहब से कल मुलाकात तो की आर्मी चीफ ने, आप लगा दें, पार्लियामेंट लगा दे, हम पीछे रहें। लेकिन पीछे रहने के मामला के अंदर अवाम जो हैं उस दीवार से पीछे हमको झांकना आ गया है। रेत की बोरियां टूट चुकी हैं और लोगों को पता चल गया है कि हमें क्यों, कब और कैसे बेचा जा रहा है, हमसे क्यों हमारा वो इक़्तिदार छीना जाता है जिससे हम पसंद करते हैं। कुर्बानियों के दिन अब शायद कम हो गए हैं, ख़त्म होने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये करते करते भी जो मैंने आपसे कहा है कि 112 दिन हैं, और वो मुशाहिद हुसैन की उस फ़िक्रे के ऊपर बात ख़त्म करूँगा। मुशाहिद हुसैन ने कहा था बाज आ जाओ, वरना 5 नवंबर को ट्रंप आ गया तो सिर्फ एक फ़ोन कॉल होनी है और तुमने वापस हो जाना है। एक परेड किया करते थे हम बचपन में, एनसीसी होती थी, हम फौजी ट्रेनिंग होती थी, उसमें कहते थे स्टैंड एट ईज, खड़े हो जाओ आसानी से, अटेंशन, सीधे खड़े। और फिर वो कहता जैसे थे। अब जैसे थे का वक्त बहुत करीब हो गया। इजाज़त जी, अल्लाह ने